रोमन डोडेकाहेड्रॉन की कोई भी खोज उल्लेखनीय और असामान्य है, क्योंकि इसके केवल 100 से अधिक नमूने ही मौजूद हैं। सदियों से रोमन डोडेकाहेड्रॉन ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा है। यह रोमन साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता था, फिर भी किसी भी अभिलेख में इसके उद्देश्य का स्पष्टीकरण नहीं मिलता था। अब आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व ने नए जवाब दिए हैं और वे बेहद परेशान करने वाले हैं। इस वस्तु का वास्तव में क्या उपयोग था और इसे इतनी सावधानी से क्यों छिपाया गया था? आइए हमारे साथ सच्चाई का पता लगाएं और उन सवालों के जवाब खोजें जिनका रोम ने कभी जवाब नहीं दिया। वह वस्तु जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। रोमन द्वादश फलक रोमन जगत से जुड़ी सबसे जटिल वस्तुओं में से एक है। यह रोमन जीवन की किसी भी ज्ञात श्रेणी में फिट नहीं बैठता। यह न तो औजार की तरह व्यवहार करता है, न हथियार की तरह, न ही सजावट की वस्तु की तरह और न ही आम घरेलू वस्तु की तरह। विद्वानों द्वारा इसकी जांच शुरू होते ही यह वस्तु उत्तरों की बजाय प्रश्न उत्पन्न करती है। यह वस्तु कांसे से बनी है और इसमें 12 समतल सतहें हैं। प्रत्येक सतह पंचभुज है, वर्ग या त्रिभुज नहीं। प्रत्येक फलक के केंद्र में एक गोलाकार छेद है, लेकिन ये छेद एक ही आकार के नहीं हैं। कुछ चौड़े हैं, कुछ संकरे हैं और इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। फलकों के मिलने वाले प्रत्येक कोने पर एक छोटा गोल घुंडी-नुमा हिस्सा है। इन घुंडियों को सावधानी पूर्वक लगाया जाता है और अक्सर इन्हें वस्तु के हिस्से के रूप में ढाला जाता है या बड़ी कुशलता से जोड़ा जाता है। वस्तु का भीतरी भाग पूरी तरह खोखला होता है। इसमें कोई हिलने डुलने वाला भाग नहीं होता, कोई आंतरिक आधार नहीं होता और अंदर या बाहर कोई निशान नहीं होता। इसके डिजाइन में कुछ भी अनायास नहीं लगता। रोमन साम्राज्य में कांस्य धातु का बहुत महत्व था। इसके लिए नियंत्रित ताप, कुशल कारीगरों और समय की आवश्यकता होती थी। रोमन लोग व्यर्थ की वस्तुओं पर कांस्य धातु बर्बाद नहीं करते थे। रोमन काल की हर जात कांस्य वस्तु का कोई न कोई उद्देश्य था, चाहे वह काम के लिए हो, पूजा पाठ के लिए हो, व्यापार के लिए हो या प्रदर्शन के लिए। यही बात द्वादश फलक को इतना अनोखा बनाती है। यह जटिल, महंगी और सावधानी पूर्वक निर्मित वस्तु है, फिर भी इसका उद्देश्य अज्ञात है। इसकी दुर्लभता रहस्य को और गहरा कर देती है। पुरातत्वविदों ने पूरे यूरोप में इसके केवल 100 से कुछ अधिक उदाहरणों की पुष्टि की है। सामान्य रोमन उत्पादन की तुलना में यह संख्या अत्यंत कम है। रोमन औजार, सिक्के, दीपक और बर्तन भारी मात्रा में उत्पादित होते थे। यहां तक कि विशिष्ट वस्तुएं भी आमतौर पर सैकड़ों या हजारों की संख्या में ही मिलती हैं। इतनी सावधानी पूर्वक निर्मित वस्तु उपयोगी या आधिकारिक होने पर बड़ी संख्या में मौजूद होनी चाहिए थी। इसके विपरीत द्वादश फलक केवल थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही दिखाई देता है। यह दुर्लभता एक और रोमन नियम का उल्लंघन करती है। रोमन साम्राज्य में मानक रूपों को महत्व दिया जाता था। सैन्य साजो सामान एक पैटर्न पर आधारित थे। धार्मिक वस्तुएं नियमों का पालन करती थीं। प्रशासनिक उपकरणों को विभिन्न क्षेत्रों में हूबहू कॉपी किया जाता था। द्वादश फलक इस प्रणाली का पालन नहीं करते। कोई भी 2 द्वादश फलक एक समान नहीं है। छेदों का आकार भिन्न होता है। घुंडी के आकार अलग अलग होते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आयाम बदलते रहते हैं। मानकीकरण की इस कमी से पता चलता है कि यह वस्तु किसी आधिकारिक रोमन प्रणाली का हिस्सा नहीं थी। इस वस्तु के बारे में चुप्पी और भी चिंताजनक है। किसी भी रोमन लेखक ने कभी इसका वर्णन नहीं किया। किसी इंजीनियर ने इसका जिक्र नहीं किया। किसी पुजारी ने इसके उपयोग को दर्ज नहीं किया। रोमन संस्कृति का व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण किया गया था। जल पाइपों, सड़कों की चौड़ाई, वेदी के औजारों, कृषि विधियों
और यहां तक कि बच्चों के खिलौनों का वर्णन करने वाले ग्रंथ आज भी मौजूद हैं। निर्माण, युद्ध और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नियमावली लिखी गई थी। फिर भी बचे हुए किसी भी रोमन स्रोत में द्वादशफलक का नाम या व्याख्या नहीं मिलती। कला भी मौन बनी रहती है। रोमन नक्काशी, मोज़ेक, भित्ति चित्र और उत्कीर्णन दैनिक जीवन को बड़ी बारीकी से दर्शाते हैं। हाथों में औजार दिखाए गए हैं। देवताओं के बगल में अनुष्ठानिक वस्तुएं दिखाई देती हैं। घरेलू वस्तुएं स्पष्ट रूप से चित्रित हैं। 12 फलक, डोडेकाहेड्रॉन, कहीं भी दिखाई नहीं देता, एक बार भी नहीं। यह अनुपस्थिति सामान्य नहीं है। जब रोमन जीवन में किसी वस्तु का महत्व होता था तो वह शब्दों या चित्रों में प्रकट होती थी। द्वादशफलक दोनों में से किसी में भी दिखाई नहीं देता। यह मौन किसी महत्वपूर्ण बात का संकेत देता है। यह विस्मृति से दूर बहिष्कार की ओर इशारा करता है। भूलना संयोगवश होता है, मिटाना स्वेच्छा से होता है। जब कोई वस्तु सावधानी पूर्वक बनाई जाती है, अनेक क्षेत्रों में दिखाई देती है और फिर भी आधिकारिक स्मृति में कोई निशान नहीं छोड़ती, तो यह संयम का संकेत देती है। इससे यह संकेत मिलता है कि वह वस्तु स्वीकृत ज्ञान से परे अस्तित्व में थी। रोमन लोग धार्मिक मान्यताओं के तटस्थ पर्यवेक्षक नहीं थे। वे धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित करते थे। उन्होंने अनुष्ठानों को विनियमित किया। उन्होंने अनधिकृत भविष्यवाणी को दंडित किया। राज्य की स्वीकृति के बिना संचालित होने वाली किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज या दबा दिए जाने का खतरा था। जो वस्तु साम्राज्य की संरचना में सहायक नहीं थी, उसका उसके अभिलेखों में कोई स्थान नहीं था। तो यदि रोमन अपने संसार का अभिलेखीकरण करने के प्रति इतने जुनूनी थे, तो यह वस्तु उनके क्षेत्र में हर जगह क्यों दिखाई देती है, लेकिन उनके ग्रंथों में कहीं क्यों नहीं मिलती? वे कहां दिखाई देते हैं और कहां नहीं? रोमन द्वादशफलक का रहस्य तब और भी पेचीदा हो जाता है जब उसके स्थान की जांच की जाती है। इन वस्तुओं का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका स्वरूप। इनका भौगोलिक पैटर्न रोमन रीति रिवाजों से मेल नहीं खाता और यह बेमेल स्थिति गंभीर प्रश्न उठाती है। रोमन काल के 12 प्रभुत्व वाले डोडेकाहेड्रा मुख्य रूप से ब्रिटेन, गॉल, जर्मनिया और नीदरलैंड्स में पाए गए हैं। ये क्षेत्र रोमन साम्राज्य की पश्चिमी सीमा बनाते थे। ये सीमावर्ती क्षेत्र थे जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र से दूर थे। ये भूमि कानून के अनुसार रोमन थीं, लेकिन विश्वास के मामले में पूरी तरह से रोमन नहीं थीं। शाही शासन की आड़ में स्थानीय परंपराएं जारी रहीं। मानचित्र में जो मौजूद नहीं है, वह मौजूद चीजों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। रोम से आज तक कोई भी द्वादशफलक, डोडेकाहेड्रॉन बरामद नहीं हुआ है। इटली में इनमें से कोई भी नहीं मिला है। पूर्वी प्रांतों में भी ये नहीं पाए गए हैं। उत्तरी अफ्रीका से भी कोई नहीं आया है। ये क्षेत्र रोमन संस्कृति से गहराई से प्रभावित थे। यहां मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण, प्राचीन शहर और केंद्रीय धार्मिक सत्ता थी। यदि द्वादशफलक रोमन आविष्कार होता तो इन क्षेत्रों में इसके उदाहरण अवश्य पाए जाने चाहिए थे। वे ऐसा नहीं करते। यह अनुपस्थिति आकस्मिक नहीं है। रोमन वस्तुएं सामान्यतः केंद्र से बाहर की ओर फैली होती हैं। रोम में ढाले गए सिक्के पूरे साम्राज्य में फैल गए। सैन्य साजो सामान सेनाओं के साथ साथ हर जगह जाते थे। सीरिया से लेकर स्पेन तक के मंदिरों में धार्मिक प्रतीक दिखाई देते थे। द्वादशफलक इसके विपरीत कार्य करता है। यह केंद्र से दूर रहता है और केवल किनारों पर ही पाया जाता है। जब विद्वान इस वितरण की तुलना जात रोमन औजारों से करते हैं तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। किलों और सड़कों के पास सैन्य उपकरण दिखाई देते हैं। शहरों और कार्यालयों के पास प्रशासनिक वस्तुएं दिखाई देती हैं।
मंदिरों और तीर्थ स्थलों में धार्मिक वस्तुएं दिखाई देती हैं। द्वादशफलक इनमें से किसी भी अनुमानित परिवेश में नहीं पाए जाते। वे अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों, छोटी बस्तियों या अस्पष्ट कार्यों वाले स्थानों से आते हैं। सीमावर्ती प्रांत तनावग्रस्त क्षेत्र थे। रोमन कानून दैनिक जीवन को नियंत्रित करता था, लेकिन पुरानी धार्मिक मान्यताएं चुपचाप जीवित रहीं। ब्रिटेन और गॉल में रोमन संरचनाओं के नीचे सेल्टिक परंपराएं जारी रहीं। नदियों, सीमाओं और कब्रिस्तानों के पास पवित्र स्थल मौजूद थे। रोम के आगमन से बहुत पहले भी इन स्थानों का आध्यात्मिक महत्व था। 12 फलक का आकार इन क्षेत्रों में दिखाई देता है, न कि उन स्थानों में जो पूरी तरह से रोमन व्यवस्था द्वारा निर्मित हैं। यह पैटर्न सांस्कृतिक मिश्रण का संकेत देता है, न कि रोमन आविष्कार का। यह वस्तु संभवतः स्थानीय अभिजात वर्ग द्वारा चुपचाप स्वीकार कर ली गई होगी, जो सार्वजनिक रूप से रोमन रीति रिवाजों का पालन करते हुए निजी तौर पर पुरानी प्रथाओं को बनाए रखते थे। रोमन तकनीक का उपयोग किसी गैर रोमन उद्देश्य के लिए बनाई गई वस्तु के निर्माण में किया गया हो सकता है। इससे इसकी उच्च गुणवत्ता और आधिकारिक मान्यता की कमी का कारण स्पष्ट होता है। परिधीय क्षेत्रों की निगरानी करना भी कठिन था। दूरी बढ़ने के साथ साथ शाही सत्ता कमजोर होती गई। रोम में जिन प्रथाओं को हतोत्साहित किया जाता था, वे प्रांतों में जीवित रह सकती थीं। पुरानी परंपराओं से जुड़ी वस्तुएं लिखित अनुमति के बिना भी मौजूद रह सकती थीं। चुप्पी नियंत्रण का एक रूप बन गई। जिसे रोका नहीं जा सकता था, उसे बस दर्ज ही नहीं किया गया। यदि ये वस्तुएं रोमन थीं, तो वे केवल उन्हीं स्थानों पर क्यों दिखाई दीं जहां रोम का नियंत्रण सबसे कमजोर था। उद्देश्यहीन परिशुद्धता। रोमन द्वादशफलक एक ऐसे कौशल का प्रदर्शन करता है जो तुरंत सम्मान का पात्र बनता है। इसे जल्दबाजी या लापरवाही से नहीं बनाया गया था। हर उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि इसमें प्रशिक्षित धातुकर्मी शामिल थे। रोमन काल में कांस्य ढलाई सरल नहीं थी। इसके लिए ऊष्मा, समय और सामग्री के संतुलन पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण की आवश्यकता होती थी। द्वादश फलक को अक्सर मोम विधि से बनाया जाता था। इस विधि में वस्तु को मोम में ढाला जाता था, फिर उसे मिट्टी से ढका जाता था, गर्म किया जाता था ताकि मोम पिघल जाए, और फिर खाली जगह में पिघला हुआ कांस्य डाला जाता था। एक भी गलती पूरी कलाकृति को बर्बाद कर सकती थी। यह प्रक्रिया आमतौर पर महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए ही अपनाई जाती थी। मूर्तियां, धार्मिक पात्र और महत्वपूर्ण औजार इसी तरह बनाए जाते थे। रोजमर्रा की वस्तुएं सरल सांचों में ढाली जाती थीं या सस्ती सामग्रियों से बनाई जाती थीं। द्वादशफलक के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का चयन यह दर्शाता है कि इस वस्तु को शुरुआत से ही महत्वपूर्ण माना गया था। यह कभी भी परीक्षण के लिए या अभ्यास के लिए नहीं बनाई गई थी। इसे पूर्ण और तैयार किया जाना था। कई द्वादशफलक अद्भुत संतुलन प्रदर्शित करते हैं। कुछ बिना पलटे एक से अधिक फलकों पर समान रूप से टिके रह सकते हैं। इसका अर्थ है कि भार वितरण सुनियोजित था। इस तरह का संतुलन संयोग से नहीं बनता। इसके लिए प्रत्येक सतह को सावधानीपूर्वक आकार देना और कांसे की दीवारों की मोटाई को एकसमान रखना आवश्यक है। रोमन शिल्पकार संतुलन को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन वे आम तौर पर इसका प्रयोग तराजू, बाट या गतिशील पुर्जों जैसी वस्तुओं में करते थे। द्वादशफलक में कोई गतिशील भाग नहीं होता और संतुलन की आवश्यकता वाला कोई प्रत्यक्ष कार्य भी नहीं होता। फिर भी संतुलन के लिए प्रयास आवश्यक होता है। समरूपता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रत्येक सतह दूसरी सतह के साथ बिल्कुल सटीक रूप से संरेखित है। कोनों पर लगे घुंडी समान रूप से स्थित हैं। किनारे सटीक कोणों पर मिलते हैं। इस स्तर के ज्यामितीय नियंत्रण के लिए गणितीय समझ और अनुभव दोनों की आवश्यकता थी।
फिर भी रोमन लोग आमतौर पर समस्याओं को हल करने के लिए ज्यामिति का उपयोग करते थे। पुल अधिक समय तक टिके रहे, सड़कों पर जल निकासी बेहतर थी और मशीनें सुचारू रूप से काम करती थीं। द्वादशफलक किसी जांत व्यावहारिक समस्या का समाधान नहीं करता है। इसके छेद इसकी सबसे जटिल विशेषताओं में से एक हैं। प्रत्येक फलक पर एक वृत्ताकार छिद्र होता है, लेकिन उनका आकार भिन्न भिन्न होता है। कुछ चौड़े हैं, कुछ संकरे, और इनमें कोई दोहराव वाला पैटर्न नहीं है। रोमन औजारों में माप एक रूपता पर आधारित था। मापने वाले उपकरणों की इकाइयां निश्चित थीं। मेरे ख्याल सर्वेक्षण उपकरण ज्ञात अनुपातों का पालन करते थे। द्वादश फलक इस तर्क को अनदेखा करता है। यदि इसका उद्देश्य दूरी, आकार या आयतन मापना होता तो छेदों को एक स्पष्ट प्रणाली का पालन करना पड़ता। वे ऐसा नहीं करते। इस असंगति के कारण मानक मापन असंभव हो जाता है। कोई भी दो द्वादशफलक इतने समान नहीं होते कि उन्हें मापने की एक ही विधि से मापा जा सके। इसका मतलब है कि यह वस्तु किसी साझा रोमन प्रणाली का हिस्सा नहीं हो सकती थी। रोमन इंजीनियर पूरे साम्राज्य में काम करने के लिए साझा मानकों पर निर्भर थे। उन मानकों के बिना कोई भी वस्तु वास्तविक उपयोग में जल्दी ही विफल हो जाती। यह वस्तु हथियार के रूप में भी विफल है। यह इतनी हल्की है कि प्रभावी ढंग से प्रहार नहीं कर सकती। पतली कांस्य की दीवारें प्रभाव पड़ने पर धंस जाएंगी या टूट जाएंगी। इसके हैंडल गोल हैं, नुकीले नहीं। इसमें कोई पकड़, मूठ या जोड़ने का बिंदु नहीं है। रोमन हथियार टिकाऊपन और दक्षता को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। द्वादशफलक इनमें से कोई भी गुण प्रदान नहीं करता। यह एक उपकरण के रूप में भी विफल रहता है। उपकरण घिसने के निशान दिखाते हैं, किनारे चिकने हो जाते हैं, संपर्क बिंदुओं का आकार बदल जाता है। अधिकांश द्वादश फलक न के बराबर या न के बराबर दिखाई देते हैं। बार बार इस्तेमाल करने से छेद चिकने नहीं हुए हैं, किनारे अभी भी तेज हैं। इससे पता चलता है कि इनका इस्तेमाल सीमित हुआ है। औजार अक्सर कार्यशालाओं या कार्य क्षेत्रों के पास दिखाई देते हैं। द्वादश फलक डोडेकाहेड्रा शायद ही कभी दिखाई देता है। यह वस्तु खिलौने के रूप में काम नहीं करती। बच्चों के खिलौनों के लिए कांस्य धातु बहुत कीमती थी। रोमन खिलौने आमतौर पर लकड़ी, मिट्टी या हड्डी से बने होते थे। द्वादश फलक का वजन और जटिलता इसे खेलने के लिए अनुपयुक्त बनाती है। सजावट के लिहाज से भी यह अपर्याप्त है। रोमन सजावटी वस्तुओं में अक्सर प्रतीक, आकृतियां या पैटर्न होते थे। सजावट का अपना अर्थ होता था। देवी देवता, जानवर, पौधे या दृश्य कहानियां सुनाते थे। 12 फलक पर आकृति के अलावा कोई चित्र या सजावट नहीं होती। रोमन कला में प्रतीकों के बिना शुद्ध रूप दुर्लभ है। टिकाऊपन एक और समस्या खड़ी करता है। कांस्य धातु मजबूत होती है, लेकिन द्वादश फलक की पतली दीवारें और खुली संरचना इसे नाजुक बना देती हैं। इसमें कोई सुदृढ़ीकरण नहीं होता। इसे कठोर उपयोग को सहन करने के लिए नहीं बनाया गया था। यह एक बार फिर दैनिक उपयोग के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करता है। इन सभी बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है। कुशल कारीगरों ने समय, दुर्लभ सामग्री और उन्नत तकनीकों का निवेश करके एक ऐसी वस्तु का निर्माण किया जो व्यावहारिक वस्तु की तरह व्यवहार नहीं करती। यह प्रयास किसी भी जात रोमन आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इस असंतुलन को नजरअंदाज करना असंभव है। कुशल धातुकर्मी ऐसी चीज में इतनी सटीकता क्यों लगाएंगे जो दैनिक उपयोग के लिए कभी बनी ही नहीं है? प्रमाणों के आधार पर विफल हुए सिद्धांत। रोमन द्वादशफलक की व्याख्या करना आसान नहीं है, इसलिए इसके संबंध में कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। समय के साथ पुरातत्वविदों ने साक्ष्यों, प्रयोगों और ज्ञात रोमन वस्तुओं से तुलना करके इन विचारों का परीक्षण किया। एक एक करके सिद्धांत विफल होते चले गए।
सबसे शुरुआती विचारों में से एक यह था कि द्वादश फलक एक मापक उपकरण के रूप में कार्य करता है। समर्थकों का दावा था कि उपयोगकर्ता छिद्रों के जोड़ों के माध्यम से देखकर दूरी या आकार का अनुमान लगा सकते हैं। समस्या तुरंत सामने आ जाती है। छेदों में बहुत अधिक भिन्नता है। माप के लिए निश्चित अनुपात की आवश्यकता होती है। रोमन मापन प्रणालियां सख्त थीं और विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से प्रचलित थीं। द्वादश फलक डोडेकाहेड्रॉन में कोई एक समान पैमाना नहीं है। प्रयोगों से पता चला कि एक ही कार्य के लिए अलग अलग उदाहरण अलग अलग परिणाम देते हैं। इससे साझा उपयोग असंभव हो जाता है। एक अन्य विचार सैन्य उद्देश्य, विशेष रूप से दूरी मापने वाले यंत्र के रूप में, का सुझाव देता है। इस सिद्धांत के अनुसार सैनिक वस्तु का उपयोग लक्ष्य की दूरी का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं। एक बार फिर सबूत इस दावे का खंडन करते हैं। डोडेकाहेड्रा किलों या युद्ध स्थलों के पास शायद ही कभी पाए जाते हैं। वे हथियारों या कवच के साथ नहीं पाए जाते हैं। रोमन सैन्य उपकरण सख्त डिजाइनों का पालन करते थे और उनका व्यापक उत्पादन होता था। द्वादश फलक इस पैटर्न से मेल नहीं खाता। बुनाई या वस्त्र निर्माण का सिद्धांत बहुत बाद में लोकप्रिय हुआ। समर्थकों का दावा था कि इन छेदों का इस्तेमाल दस्तानों या कपड़ों का आकार नापने के लिए किया जाता था। हालांकि रोमन कपड़ा निर्माण में ऐसे औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। रोमन काल की जात तकनीकों में उंगलियों, छड़ों या साधारण फ्रेम का उपयोग किया जाता था। इस उद्देश्य के लिए किसी जटिल कांस्य वस्तु को ढालना अनावश्यक होगा। किसी भी द्वादश फलक पर कोई रेशा या वस्त्र अवशेष नहीं मिले हैं। यह सिद्धांत तार्किक और पुरातात्विक दोनों दृष्टियों से विफल है। मोमबत्ती स्टैंड के उपयोग का भी सुझाव दिया गया था। यह विचार जांच में खरा नहीं उतरता। कई द्वादश फलकों के तल खुले होते हैं, जिससे वे मोमबत्तियां रखने के लिए अस्थिर हो जाते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जलने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लौ के संपर्क में आने पर कांस्य धातु पर रंग बदल जाता है और कालिख के निशान दिखाई देते हैं। अधिकांश द्वादश फलक साफ सतह वाले होते हैं। मोम के अवशेष भी अनुपस्थित हैं। रोमन प्रकाश उपकरणों के बारे में अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है और यह द्वादश फलक उनसे मिलता जुलता नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि यह वस्तु विशुद्ध रूप से सजावटी थी। यह व्याख्या रोमन आदतों की अनदेखी करती है। सजावट का हमेशा कोई न कोई अर्थ होता था। सजावटी वस्तुएं अक्सर घरों, मंदिरों या कब्रों में स्पष्ट संदर्भ के साथ दिखाई देती थीं। द्वादश फलक अकेला और बिना किसी व्याख्या के दिखाई देता है। इसमें रोमन सजावटी कला की विशेषता वाली कोई छवि या प्रतीकवाद नहीं है। बिना संदेश के सजावट आम बात नहीं थी। प्रायोगिक पुरातत्व ने इनमें से कई विचारों का परीक्षण किया है। शोधकर्ताओं ने प्रतिकृतियां बनाई और उन्हें औजारों के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया। मापने के प्रयास विफल रहे। प्रकाश संबंधी परीक्षणों में अस्थिरता देखी गई। वस्त्र संबंधी प्रयोग अव्यावहारिक साबित हुए। किसी भी परीक्षण से एक समान परिणाम प्राप्त नहीं हुए। प्रत्येक असफल सिद्धांत ने एक और व्यावहारिक व्याख्या को नकार दिया। यह वस्तु रोमनों के दैनिक जीवन में समाहित होने से इनकार करती है। यह इनकार आकस्मिक नहीं है। इससे पता चलता है कि यह वस्तु एक ऐसी श्रेणी से संबंधित थी जिस पर आधिकारिक अभिलेखों में शायद ही कभी चर्चा की जाती थी। जब सभी व्यावहारिक व्याख्याएं धराशायी हो जाती हैं, तो किस प्रकार की वस्तु शेष रह जाती है? वह खोज जिसने चर्चा का रुख बदल दिया। कई वर्षों तक रोमन द्वादश फलक एक पहेली बना रहा, मुख्यतः इसलिए क्योंकि इसे कैसे खोजा गया था। अधिकांश उदाहरण आकस्मिक खोजों से प्राप्त हुए। इनमें से कई को मेटल डिटेक्टर का उपयोग करने वालों ने खोजा। खेती के दौरान
जोतते समय मिट्टी में मिल गए या नदी के किनारों से निकाले गए। इन खोजों का अक्सर उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। जब किसी वस्तु को बिना दस्तावेजीकरण के जमीन से निकाला जाता है तो महत्वपूर्ण जानकारी खो जाती है। पुरातत्वविद इस खोई हुई जानकारी को संदर्भ कहते हैं। संदर्भ के बिना सबसे असामान्य वस्तु को भी समझना कठिन हो जाता है। संदर्भ से पता चलता है कि वस्तु कहाँ रखी गई थी, कितनी गहराई में दबी थी और उसके आसपास क्या था। इससे यह भी पता चलता है कि वस्तु खो गई थी, फेंक दी गई थी, संग्रहित की गई थी या सावधानी पूर्वक दफनाई गई थी। अधिकांश द्वादशफलक अकेले ही पाए गए। उनका इमारतों या अन्य वस्तुओं से कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। इससे अटकलों को बढ़ावा मिला। संदर्भ के अभाव में विद्वान उद्देश्य, उपयोग और अर्थ के बारे में अंतहीन बहस कर सकते थे। इंग्लैंड के नॉर्टन डिज्नी में हुई खोज के साथ यह स्थिति बदल गई। पहले की खोजों के विपरीत यह द्वादश फलक एक सुनियोजित पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिला था। प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने पेशेवर पर्यवेक्षण में काम करते हुए इस स्थल की धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक खोज की। मिट्टी की हर परत का रिकॉर्ड रखा गया, प्रत्येक वस्तु का रिकॉर्ड रखा गया और उसका मानचित्रण किया गया। किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं की गई। खुदाई में एक से अधिक वस्तुएं मिलीं। 12 फलक के साथ साथ पुरातत्वविदों को 3री शताब्दी के रोमन सिक्के, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और काम व रखरखाव से जुड़े लोहे के औजार मिले। लकड़ी के खंभों के गड्ढों के निशान भी मिले जो आसपास की संरचनाओं का संकेत देते हैं। ये अवशेष एक बसे हुए रोमन स्थल की ओर इशारा करते हैं, संभवतः एक विला या कार्यशाला क्षेत्र। द्वादश फलक सतह पर नहीं मिला। यह मिट्टी की एक विशिष्ट परत के भीतर दबा हुआ था जिसे पुरातत्वविद सीलबंद परत बताते हैं। सीलबंद परत का अर्थ है कि बनने के बाद से उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। बाद में हुई खुदाई, बाढ़ या किसी भी तरह की हलचल से इसमें कोई बदलाव नहीं आया था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे साबित होता है कि वस्तु को एक निश्चित अवधि के दौरान वहां रखा गया था और उसे छुआ नहीं गया था। सीलबंद स्थानों में रखी वस्तुएं विश्वसनीय प्रमाण प्रदान करती हैं। ये पुरातत्वविदों को अनुमानों से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस मामले में सीलबंद परत से पता चला कि द्वादश फलक को जानबूझकर जमा किया गया था। यह गलती से नहीं गिरा था। यह पानी से बहकर नहीं आया था। इसे सावधानी पूर्वक रखा गया और फिर ढक दिया गया। वस्तु की स्थिति इस निष्कर्ष का समर्थन करती है। पीतल की सतह पर जंग बहुत कम लगी थी। घुंडी सही सलामत थी। किनारे साफ थे। यदि वस्तु खो गई होती या फेंक दी गई होती तो संभवतः उसमें गति या बाहरी वातावरण के कारण क्षति के निशान होते। इसका संरक्षित रहना पर्यावरण से सुरक्षा का संकेत देता है। दफनाने की प्रक्रिया सुनियोजित और योजनाबद्ध थी। स्थान भी मायने रखता है। द्वादश फलक को किसी गड्ढे में नहीं फेंका गया था और न ही कचरे में मिलाया गया था। यह एक स्थिर स्थिति में रखा हुआ था। इस सावधानी पूर्वक स्थान निर्धारण से यह कचरे या टूटे हुए औजारों से अलग रहता है। रोमन लोग व्यावहारिक थे। जब कोई वस्तु टूट जाती थी या उसका मूल्य कम हो जाता था तो उसे या तो पुनः उपयोग किया जाता था या पिघला दिया जाता था। कांसे को शायद ही कभी बर्बाद किया जाता था। बिना पुनः उपयोग किए किसी संपूर्ण कांसे की वस्तु को दफनाना असामान्य है। आसपास मिली वस्तुएं इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं। सिक्के और औजार आसपास की दैनिक गतिविधियों का संकेत देते हैं। फिर भी द्वादश फलक एक सामान्य वस्तु की तरह व्यवहार नहीं करता। आम वस्तुओं के बीच इसकी उपस्थिति कई प्रश्न खड़े करती है। क्या इसे परिवर्तन के दौर में छिपाया गया था?
क्या इसका उपयोग बंद कर दिया गया था? क्या इसे सुरक्षित रखने या इसके उपयोग को रोकने के लिए वहां रखा गया था? जानबूझकर दफनाने की घटना से चर्चा का रुख पूरी तरह बदल जाता है। यह विद्वानों को यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि कोई ऐसी वस्तु को क्यों छिपाएगा। प्राचीन संस्कृतियों में दफनाने का अक्सर एक विशेष महत्व होता था। वस्तुओं को उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें एकांत में रखने के लिए या उन्हें सार्वजनिक जीवन से अलग करने के लिए दफनाया जाता था। यह विशेष रूप से आस्था या अनुष्ठान से जुड़ी वस्तुओं के लिए सच था। यदि इस वस्तु को जानबूझकर दफनाया गया था तो इसे किससे सुरक्षित रखा जा रहा था या किसके द्वारा छिपाया जा रहा था? प्रकाश, आग और अवशेष। विज्ञान ने इसके अंदर क्या खोजा? पुरातत्वविदों को जब पता चला कि द्वादश फलक कहां से आया है तो वैज्ञानिकों ने इसके व्यवहार का अध्ययन करना शुरू किया। शोधकर्ताओं ने यह पूछने के बजाय कि यह कैसा दिखता है, यह पूछा कि यह क्या करता है। इस बदलाव ने सिद्धांत के बजाय परीक्षण पर आधारित जांच का एक नया चरण खोल दिया। आधुनिक शोधकर्ताओं ने उन्नत मुद्रण विधियों का उपयोग करके सटीक प्रतिकृतियां तैयार कीं। ये प्रतिकृतियां वास्तविक द्वादश फलक के आकार, आकृति और छिद्रों की स्थिति से बिल्कुल मेल खाती हैं। प्रतिकृतियों का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने मूल कलाकृतियों को नुकसान पहुंचाने से बचा लिया। उद्देश्य सजावट नहीं, बल्कि व्यवहार था। जब प्रकाश छिद्रों से होकर गुजरा तो शोधकर्ताओं ने कुछ असामान्य देखा। छिद्रों ने प्रकाश को बेतरतीब ढंग से नहीं बिखेरा। इसके बजाय उन्होंने वृत्ताकार किरणें प्रक्षेपित कीं जो वस्तु के घूमने या सूर्य की स्थिति बदलने पर एक क्रमबद्ध तरीके से गति करती थीं। अलग अलग आकार के छिद्रों ने अलग अलग प्रकाश पथ बनाए। समान परिस्थितियों में परीक्षण करने पर ये पैटर्न दोहराए गए। परछाई की गति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई। जैसे जैसे सूर्य आकाश में आगे बढ़ता था, छेदों से पड़ने वाली परछाइयां एक निश्चित तरीके से बदलती रहती थीं। प्राचीन समाजों ने परछाई की गति पर विशेष ध्यान दिया। परछाइयां समय, ऋतुओं और धार्मिक अनुष्ठानों के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाती थीं। संख्याओं के अभाव में भी दोहराए जाने वाले पैटर्न दिन या वर्ष के महत्वपूर्ण बिंदुओं का संकेत दे सकते थे। यह व्यवहार समय की गणना को सिद्ध नहीं करता, लेकिन यह सुनियोजित रचना को दर्शाता है। अनियमित छिद्रों से दोहराए जाने योग्य प्रभाव उत्पन्न नहीं होंगे। वस्तु प्रकाश के प्रति नियंत्रित तरीके से प्रतिक्रिया करती है। यह प्रतिक्रिया दिखावे से परे योजना का संकेत देती है। प्रयोगशाला विश्लेषण ने एक और परत जोड़ दी। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी और रासायनिक विधियों का उपयोग करके कई द्वादश फलकों के भीतर अवशेषों की जांच की। कुछ मामलों में उन्हें कार्बन के अंश मिले। कार्बन जलते हुए कार्बनिक पदार्थों के संपर्क में आने का संकेत देता है। यह भारी कालिख या आग से हुए नुकसान से भिन्न है। यह खुली लौ के बजाय नियंत्रित उपयोग का संकेत देता है। आगे की जांच में पौधों से प्राप्त पदार्थों के अंश पाए गए। इनमें रोमन और स्थानीय परंपराओं में प्रचलित पौधों से प्राप्त रेजिन और तेल शामिल थे। ऐसे पदार्थों का उपयोग आमतौर पर शुद्धिकरण, सुगंध और अनुष्ठानिक दहन के लिए किया जाता था। ये सामग्रियां प्रकाश या ताप के लिए सामान्य नहीं थीं। इनका उपयोग अक्सर अनुष्ठानिक स्थलों में किया जाता था। अवशेषों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये निशान खोखले स्थान के अंदर और छेद के किनारों के पास दिखाई दिए। इस स्थिति से सामान्य पर्यावरणीय प्रदूषण की संभावना समाप्त हो जाती है। धूल और पानी से बनने वाले निशान अलग अलग होते हैं। अवशेष उन स्थानों पर केंद्रित थे जहां पदार्थों को जानबूझकर रखा जाता था। यदि वस्तु आकस्मिक आग या घरेलू धुएं के संपर्क में आई होती
तो अवशेष बाहरी सतहों पर दिखाई देते। इसके विपरीत अवशेष सीमित मात्रा में ही मौजूद थे। इससे पता चलता है कि इसका इस्तेमाल गर्मी और सुगंध के नियंत्रण में किया जाता था, न कि आकस्मिक संपर्क में आने से। ये निष्कर्ष पहले के सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। औजारों को बनाने के लिए पौधों की सामग्री को जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। सजावटी वस्तुएं प्रकाश और अवशेषों के साथ इस तरह से परस्पर क्रिया नहीं करती। साक्ष्य वातावरण, समय और संवेदी अनुभव से जुड़ी गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। द्वादशफलक प्रकाश को आकार देने, पदार्थों को धारण करने और सीमित रूप से अग्नि के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए डिजाइन किया गया प्रतीत होता है। रोमन लोगों के दैनिक जीवन में यह संयोजन दुर्लभ है, लेकिन कई संस्कृतियों में अनुष्ठानिक प्रथाओं में यह आम है। यदि ये वस्तुएं कभी औजार नहीं थीं, तो किस प्रकार के समारोहों में प्रकाश, सुगंध और अग्नि की एक साथ आवश्यकता होती थी? खामोशी ही सबसे अधिक बोलती है। रोमन डोडेकाहेड्रॉन प्राचीन दुनिया की सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से एक है। यह इसलिए नहीं कि इसके बारे में क्या ज्ञात है, बल्कि इसलिए कि इसके बारे में क्या अज्ञात है। रोमन सभ्यता ने अपने लिए महत्वपूर्ण लगभग हर चीज को दर्ज किया। कानूनों को लिखित रूप में दर्ज किया गया, धार्मिक पंचांगों को संरक्षित किया गया, सैन्य उपकरणों की सूची बनाई गई थी, यहां तक कि घरेलू रीति रिवाजों का भी ग्रंथों और नक्काशी में वर्णन किया गया था। फिर भी रोमन लेखन, आधिकारिक कला या शिक्षण सामग्री में द्वादशफलक का उल्लेख नहीं मिलता है। यह चुप्पी सबसे बड़ा सुराग है। यह अनुपस्थिति खराब अभिलेखन के कारण नहीं है। रोमन इतिहासकार, पुजारी और प्रशासक विस्तृत और व्यवस्थित थे। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं आमतौर पर अभिलेखों में कहीं न कहीं दिखाई देती हैं। औजारों के बारे में जानकारी दी गई थी। अनुष्ठानिक वस्तुओं के नाम बताए गए थे। रोमन क्षेत्र में प्रवेश करने पर विदेशी धार्मिक प्रथाओं का भी अक्सर वर्णन किया जाता था। द्वादशफलक का बिल्कुल भी उल्लेख न होना भूलने के बजाय जानबूझकर बहिष्कार का संकेत देता है। इस बहिष्कार का एक कारण यह है कि यह वस्तु रोमन वर्गीकरण प्रणालियों में फिट नहीं बैठती। रोमनों को व्यवस्था पसंद थी। वस्तुओं की सैन्य, धार्मिक, घरेलू या राजनीतिक संरचनाओं में भूमिकाएं होती थीं। डोडेकाहेड्रॉन इनमें से किसी भी श्रेणी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है। यह खेती या व्यापार के लिए उपयोगी नहीं है। इसका आकार ज्ञात धार्मिक अनुष्ठान उपकरणों जैसा नहीं है। यह मंदिरों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पाया जाता है। वर्गीकरण के प्रति असंतुष्ट होने के कारण इसकी व्याख्या करना भी कठिन था। संग्रहालयों को इस समस्या से कई वर्षों तक जूझना पड़ा। जब द्वादशफलक की खोज हुई तो उन्हें अक्सर प्रदर्शन के बजाय भंडारण में रख दिया गया। लेबलों में इन्हें अज्ञात या सजावटी बताया गया था, जबकि वास्तव में इनमें कोई सजावट नहीं थी। विद्वान इन पर ध्यान केंद्रित करने से हिचकिचाते थे, क्योंकि ये रोमन भौतिक संस्कृति के बारे में स्वीकृत धारणाओं को चुनौती देते थे। स्पष्ट उद्देश्य के बिना वस्तुएं अकादमिक प्रगति को धीमा करती हैं और अनिश्चितता पैदा करती हैं। इस चुप्पी का एक और कारण यह है कि विसंगतियां स्थापित ऐतिहासिक कहानियों को खतरे में डालती हैं। रोमन इतिहास को अक्सर तार्किक और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। द्वादश फलक, डोडेकाहेड्रॉन, इसमें अस्पष्टता पैदा करता है। यह रोमन शासन के तहत चुपचाप संचालित होने वाली गुप्त प्रथाओं, सीमित ज्ञान और स्थानीय परंपराओं का संकेत देता है। ये विचार एक पूर्णतः नियंत्रित साम्राज्य की छवि को जटिल बनाते हैं। दशकों तक इस विषय पर गंभीर अकादमिक ध्यान सीमित रहा। शोध के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है और संस्थान अक्सर ऐसे विषयों को प्राथमिकता देते हैं जिनके परिणाम पूर्वानुमानित हों।
द्वादश फलक ऐसा कोई विषय नहीं देता। जैसे जैसे इसका गहराई से अध्ययन किया जाता है, यह और भी प्रश्न खड़े करता है। इससे सामना करने की बजाय अनदेखी करना आसान हो गया। बदलाव तब शुरू हुआ जब स्वतंत्र शोधकर्ताओं और छोटे अकादमिक समूहों ने इस विषय को अलग तरीके से देखा। इसे रोमन ढांचों में ढालने के बजाय उन्होंने इसे उनसे बाहर अस्तित्व में रहने दिया। सिद्धांत की तुलना में पुरातात्विक संदर्भ अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अटकलों की जगह वैज्ञानिक परीक्षण ने ले ली। जब नॉर्टन डिज्नी की खुदाई ने एक ठोस संदर्भ प्रदान किया, तो चर्चा का रुख बदल गया। अब इस वस्तु को केवल आकस्मिक या सजावटी वस्तु कहकर खारिज नहीं किया जा सकता था। समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि द्वादश फलक के चारों ओर व्याप्त मौन एक रूपता बनाए रखता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है। यह सदियों पुराना है। यह पैटर्न महत्वपूर्ण है। अभिलेखों के आकस्मिक लुप्त होने से अंतराल उत्पन्न होंगे, पूर्ण अनुपस्थिति नहीं। निरंतर मौन किसी साझा निर्णय का संकेत देता है, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक, दस्तावेजीकरण से बचने का। कई प्राचीन संस्कृतियों में कुछ ज्ञान को मौन के माध्यम से संरक्षित किया जाता था। लेखन शक्तिशाली था, लेकिन इसने जानकारी को स्थायी और असुरक्षित भी बना दिया। अनुष्ठानिक समय, भविष्यवाणी या प्रतीकात्मक अर्थ से जुड़ी प्रथाएं अक्सर मौखिक रूप से प्रसारित की जाती थीं। इससे लचीलापन और गोपनीयता बनी रहती थी। जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलती थीं, तो मौन धारण करने से इन प्रथाओं को करने वालों को दंड से सुरक्षा मिलती थी। रोमन कानून इस विचार को पुष्ट करता है। रोम ने अनेक धर्मों को सहन किया, लेकिन निजी भविष्यवाणियों और अनधिकृत अनुष्ठानिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। भाग्य की भविष्यवाणी करने या गुप्त शक्तियों को नियंत्रित करने से जुड़ी कोई भी चीज संदेह का विषय बन जाती थी। यदि द्वादश फलक ने ऐसी गतिविधियों में कोई भूमिका निभाई होती, तो इसे गुप्त रखना एक प्रकार की सुरक्षा होती। चुप्पी से ही यह भी स्पष्ट होता है कि ये वस्तुएं उपयोग से कैसे गायब हो गईं। इन्हें न तो तोड़ा गया और न ही सार्वजनिक रूप से नष्ट किया गया। इसके बजाय उन्हें दफना दिया गया या छिपा दिया गया। कांस्य धातु मूल्यवान थी, फिर भी कई द्वादश फलकों को पिघलाया नहीं गया। यह चुनाव सम्मान, सावधानी या भय का संकेत देता है। उस वस्तु का उपयोग करना अब सुरक्षित नहीं था, लेकिन उसे खुलेआम नष्ट करना भी बहुत अनुचित था। अब जो कुछ विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है, वह सीमित है लेकिन महत्वपूर्ण है। इन वस्तुओं को जानबूझकर बनाया गया था। उनका जानबूझकर इस्तेमाल किया गया। उन्हें जानबूझकर सार्वजनिक जीवन से दूर किया गया। उनके आसपास की चुप्पी व्यर्थ नहीं है, यह सुगठित और अर्थपूर्ण है। यदि रोम ने इस वस्तु को अपने अभिलेखों से मिटा दिया, तो उसने इसके साथ और क्या दफनाया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर भी क्लिक करें। इसके लिए कौशल, योजना और मूल्यवान सामग्रियों तक पहुंच की आवश्यकता थी। रोमन साम्राज्य में कांस्य उत्पादन सुव्यवस्थित था। कांस्य सभी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं था। तांबा और टिन का खनन, परिवहन, कर लगाना और प्रसंस्करण करना आवश्यक था। इस प्रणाली की देखरेख अक्सर राज्य या शक्तिशाली स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाती थी। रोमन समाज में अधिकांश कांस्य वस्तुएं नियंत्रित कार्यशालाओं में बनाई जाती थीं। ये कार्यशालाएं सेना, मंदिरों और धनी संरक्षकों की सेवा में थीं। आम लोग लकड़ी, मिट्टी या लोहे का इस्तेमाल करते थे। कांसे को विशेष वस्तुओं के लिए आरक्षित रखा जाता था। औजार, हथियार, सिक्के और अनुष्ठानिक वस्तुएं मुख्य प्राथमिकताएं थीं। इन श्रेणियों के बाहर कांस्य से बनी किसी भी चीज के लिए अनुमति, धन या प्रभाव की आवश्यकता होती थी।
द्वादश फलक की शिल्पकारी उन्नत ज्ञान को दर्शाती है। आकृतियां एकदम सटीक हैं, सतहों के कोण एक समान हैं, घुंडी सावधानी पूर्वक लगाई गई हैं। इस स्तर का काम प्रशिक्षित धातुकर्मियों के लिए उपयुक्त है, न कि शौकिया कारीगरों के लिए। कई विद्वान द्वादश फलक और सेल्टिक कांस्य परंपराओं के बीच समानताएं बताते हैं। गॉल और ब्रिटेन जैसे क्षेत्रों में सेल्टिक कारीगरों की प्रतीकात्मक धातुकला की लंबी परंपरा रही है। उनकी रचनाओं में सजावट की बजाय ज्यामिति, संतुलन और अर्थ पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश द्वादश फलक रोमन नियंत्रण वाले पूर्व सेल्टिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह रोमन संसाधनों और स्थानीय ज्ञान के मिश्रण का संकेत देता है। रोमन सत्ता ने सामग्री और संरचना प्रदान की, स्थानीय परंपराओं ने उद्देश्य और अर्थ प्रदान किया। इस प्रकार का सहयोग अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में देखने को मिलता था, विशेषकर तब जब रोम ने स्थानीय रीति रिवाजों को शांतिपूर्वक जारी रखने की अनुमति दी। एक और महत्वपूर्ण सुराग ज्ञात द्वादश फलकों की सीमित संख्या है। पूरे पूर्व रोमन साम्राज्य में 200 से भी कम उदाहरण मौजूद हैं। सिक्कों, औजारों या घरेलू वस्तुओं की तुलना में यह संख्या अत्यंत कम है। इस प्रकार की कमी सीमित उत्पादन का संकेत देती है। इन वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हुआ था। इनका खुलेआम व्यापार नहीं होता था। इनके उपयोग के बारे में जानकारी शायद छोटे समूहों तक ही सीमित थी। रोमन समाज में हर कोई कांस्य की वस्तुएं बनवाने का अधिकार नहीं रखता था। शाही कार्यशालाओं के बाहर केवल धनी व्यक्तियों, पुरोहित समूहों या मान्यता प्राप्त संघों को ही इन वस्तुओं तक पहुंच प्राप्त थी। धार्मिक विशेषज्ञ अक्सर विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए वस्तुएं बनवाते थे। इन वस्तुओं पर नाम या निर्देश अंकित नहीं होते थे। यह जानबूझकर किया जाता था। ज्ञान की रक्षा और दुरुपयोग को रोकने के लिए पवित्र वस्तुओं पर अक्सर शिलालेख नहीं लिखे जाते थे। रोमन कानून इसमें एक और परत जोड़ता है। रोमन राज्य ने धर्म की अनुमति दी थी, लेकिन उसे अनधिकृत भविष्यवाणी और निजी जादू टोने का डर था। भविष्यवाणी, गुप्त ज्ञान या अनुष्ठानिक समय निर्धारण से संबंधित प्रथाओं पर कभी-कभी प्रतिबंध लगा दिया जाता था। अनधिकृत भविष्यवाणी, विशेषकर राजनीतिक परिणामों या भाग्य की भविष्यवाणी से संबंधित मामलों में दंडात्मक कानून मौजूद थे। इसी कारण ऐसी प्रथाओं से जुड़ी वस्तुओं को गुप्त रखना आवश्यक था। इससे द्वादश फलक के बारे में चुप्पी का एक संभावित स्पष्टीकरण मिलता है। यदि ये वस्तुएं नियंत्रित अनुष्ठानों से जुड़ी होतीं, तो इनका सार्वजनिक रूप से वर्णन नहीं किया जाता। यदि इनका उपयोग निषिद्ध क्षेत्रों में होता, तो इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। इसके बजाय उन्हें कुछ समय के लिए चुपचाप बर्दाश्त किया जाता था। फिर नियमों में सख्ती आने या नेतृत्व में बदलाव होने पर उन्हें दबा दिया जाता था। समय के साथ दमन का मतलब हमेशा विनाश नहीं होता। कभी-कभी इसका मतलब सार्वजनिक जीवन से निष्कासन भी होता है। वस्तु यहां चयनात्मक अस्तित्व महत्वपूर्ण है। बचे हुए कुछ द्वादश फलक आकस्मिक नहीं हो सकते। वे शायद पुनर्चक्रण या विनाश से बचने के लिए पर्याप्त रूप से छिपे हुए हों। कांस, यदि ये वस्तुएं नियंत्रित, प्रतिबंधित और खतरनाक थीं, तो यह समझाना मुश्किल है कि किसने इन्हें गायब करने का निर्णय लिया।